नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। साथी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम साथी जो टेरिया का प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम आज 4 अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका 1 से लेकर 3 तक बहुत ही विस्तार ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। साथ में बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर रुक्मणी पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का और रंजीत आईएएस सर का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट है, यह भी प्रैक्टिस सेट आपका इसी चैनल पर करवाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जो साथी नए आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो साथी पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और PDF आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन जो है पहला, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, हम पहले ही आपको बता देते हैं। उस गलतियों को हम सही करने के बाद ही आपका क्लास लेने आते हैं। फिर भी कुछ कटौती रह जाए, कुछ छूट जाए, तो आप लोग विनम्रतापूर्वक उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा या फिर क्वेश्चन नंबर लिखकर कॉमेंट में बता दीजिएगा, हम उस चीज़ को सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 ईस्वी में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, व्यायाम मंडल की अगर हम बात कर लें तो यह आपका क्या था, तो दामोदर हरि चापेकर के द्वारा किया जाता है। कब? तो 1896 में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके बारे में और भी बात कर लें तो याद रखेंगे, दामोदर भाई चापेकर, हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर, ये 2 भाई थे जिन्होंने इसको मिलकर क्या किया था, तो स्थापना की थी आपका व्यायाम मंडल का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और वे भारतीय क्रांतिकारी जो पुणे के ब्रिटिश फ्लैग आयुक्त WC रेंड की हत्या करते हैं, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। आपको हम बताए हैं कि 2 भाई होते हैं, तो दोनों भाई क्या करते हैं, तो याद रखेंगे, जो एक बार फ्लैग, पुणे में जो फ्लैग बीमारी फैलता है, तो यह जो WC रेंज था, यह क्या कर रहा था, तो सभी के घरों में जा जाकर फ्लैग के बीमारी से गलत तरह का चेकअप करता था, मतलब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए दोनों भाइयों ने क्या किया, तो इसकी हत्या की थी। यह भी बात हम आपको बताएं हैं, जो कि बाद में तिलक जी अपने जो पत्रिका है उसमें छापते हैं, तो उनको भी क्या कर दिया जाता है, राजद्रोह के केस में अंदर कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी बात हम आपको बताए हुए हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहता है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी, तो याद रखना है 6 फरवरी वर्ष 1921 को हुई थी, ठीक है। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह महात्मा गांधी ने मौलाना मजरूल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रज किशोर प्रसाद को उप कुलपति और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था, तो ठीक है। तो आपसे पूछ देंगे कि बिहार विद्यापीठ के जो है, यह आपका कुलपति कौन थे, उप कुलपति कौन थे, प्राचार्य कौन थे, तो इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे हम पढ़ते हैं, तो कहता है 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, आपका 1817 का जो पाइक विद्रोह है, यह किस स्थान पर होता है? तो याद रखना है, यह आपका ओडिशा में होता है, ठीक है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। यह कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। और अंग्रेज के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण है, जल्दी बताएं। देखिए, हर जगह पे जो है यह यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता। इसलिए अगर मेरा माने तो हर प्रश्न को आप उतना ही प्रायोरिटी दीजिए जितना कि आप पहले क्वेश्चन को दे रहे हैं, उतना ही आप 100वें प्रश्न को भी उतना ही प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। और इसका राइट आंसर जो होगा, क्या होंगे, तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन बी, शशि कुमार घोष, ठीक है। शशि कुमार घोष ने वर्ष 1875 में, ध्यान से सुनना है, लोगों में क्या क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के उद्देश्य से इंडियन लीग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। 2 इंडियन लीग, एक यह इंडियन लीग है, याद रखेंगे, एक मुस्लिम लीग है। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, इंडियन लीग और मुस्लिम लीग में फ़र्क है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो कहता है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? जल्दी बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजारा प्रणाली जो है यह किस मुगल बादशाह के द्वारा प्रारंभ की जाती है? तो यह कौन हो जाएंगे? तो याद रखना है आप सभी को, यह हो जाएंगे आपका जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर शाह की हम अगर बात कर लें तो इनका जो शासनकाल रहता है वो आपका 1712 से 1713, मात्र 1 वर्षों तक यह क्या करते हैं तो इनका शासन रहता, साथी याद रखेंगे। और इनके बाद अगर हम बात कर लें तो कौन आते हैं तो आपका फर्रुखसियर आते हैं। ठीक है, जो कि फर्रुखसियर जो थे यह आपका जहांगीर शाह के क्या थे तो भतीजे थे। फर्रुखसियर ने ही इनका हत्या कर देता है और उसके बाद वह गद्दी पर बैठता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको बताए थे। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपका हम अध्ययन मंत्रा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जाकर देखिए, वहाँ पे एक एक राइटर का नाम बताया है 1857 क्रांति के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी हम अगर बात कर लें तो साथ ही यह हो जाएंगे आपका सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकें लिखी है, तो यह आप लोग याद रखेंगे। और भी हम बात कर ले तो बी.डी. सावरकर हैं, यह भी अपना पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो क्या थी तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, जिसमें बी.डी. सावरकर ने सबसे पहली बार बताते हैं कि यह जो 1857 की क्रांति थी यह एक सुनियोजित संग्राम था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपके आते हैं अशोक मेहता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं अशोक मेहता के बारे में कि अशोक मेहता का जो पुस्तक था वो क्या था तो द ग्रेट रेवेलियन था। ठीक है, उसमें सबसे पहली बार बताया जाता है इसको क्या बताया जाता है तो इसको सबसे पहले बार बताया जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी को आप लोग याद रखेंगे। और यह भी महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं जो कि इनके द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही सारे आपको पुस्तक देखने को मिलेंगे 1857 क्रांति में, लेकिन जो प्रमुख पुस्तक हैं उनके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लेखक हैं जो कि अपने अपने विचार को प्रकट किए हैं। कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया है? परसों ही हम बताए हैं दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में, और शायद कल का हम प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताए हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका होगा साथी क्या तो वर्ष 1929 में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका। तो यहाँ पे 2 नवंबर वर्ष 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था, और यह सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसे कहा जाता है क्या तो दिल्ली घोषणा पत्र। कोई समस्या? आगे चलते हैं। आगे कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। अगर हम बात कर लें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह आपका होगा क्या तो याद रखना है, यह होंगे आपका डी.के. कर्वे। ठीक है, याद रखना है वर्ष 1916 में प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और यह महिला शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। ये विधवा पूर्ण विवाह संघ के सचिव भी रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यह व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार महात्मा गांधी और जवाहरलाल का जो मुलाकात होता है यह कहाँ होता है आप लोग बताइए। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे और मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है, लेकिन जो ये टॉपिक है ये चीज़ है शायद आपको पता नहीं होगा। तो याद रखना है यह कब होता है तो यह आपका होता है लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में। ठीक है, सभी लोग पढ़े होंगे 1916 का जो अधिवेशन होता है यह सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन यह जो क्वेश्चन है इस पे कोई ध्यान नहीं दिए होंगे। तो याद रखेंगे यही चीज़ था, यही घटना था। हम बात कर लेकर इसके बारे में तो याद रखिए है साथी, यहाँ हुई कई महत्वपूर्ण घटनाएं में से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली यह मुलाकात लखनऊ के लिए एक उच्च ऐतिहासिक महत्व माना जाता है इस अधिवेशन का। ठीक है, और दोनों नेता जो कि हैं वह कब मिलते हैं पूर्ण रूप से तो याद रखना है 26 दिसंबर वर्ष 1916 को।
डेट लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार यह कहाँ मिलते हैं आपसे पूछ लेगा यह भी, तो याद रखना है चारबाग रेलवे स्टेशन पर। कहाँ मिलते हैं? 26 दिसंबर 1916 को कहाँ मिलते हैं स्थान का नाम? तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे सबसे पहली बार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का मुलाकात होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है यह किसने लिखी है, जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम बात कर ले तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। यह आपका होंगे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके द्वारा बहुत सारा पुस्तकें लिखी गई है साथी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो आपको हम 2-3 पुस्तक जो कि मुझे याद है हम आपको बता देते हैं, ताकि कोई भी पुस्तक आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो आप लोग सही कर दीजिएगा। एक तो आपका हो गया इंडिया डिवाइडेड जो है यह इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है आपका महात्मा गांधी और बिहार, यह भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चंपारण में सत्याग्रह, यह किनके द्वारा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उसके बाद है आत्मकथा, आत्मकथा जो है यह भी आपका क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है। भारत का विभाजन, यह सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में देखे गए हैं, तो यह जो है यह भी इनके ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है एक अंतिम पुस्तक जो है आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये 4-5 जो पुस्तक है आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हम अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप से वो क्वेश्चन स्किप ना हो, मिस ना हो, यही मेरा प्रयास है। अब वो तो क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा कि क्या लेवल था, कैसा पैटर्न है, क्या नहीं है। ठीक है, अपने तरफ से पूरी तरह से जोर लगाना है, चाहे हम हो या फिर आप हो। ठीक है, चलिए कहता है भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जो है यह किसके द्वारा तैयार किया गया? जल्दी से बताएं। यह आपका भारत द्वारा पहला संवैधानिक सुधार के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला जो श्वेत पत्र था यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखना है आप सभी को, यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो साइमन कमीशन। आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन के बारे में बहुत बार चर्चा किया गया है। तो यह साइमन कमीशन के द्वारा ही सबसे पहले संवैधानिक सुधारों को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है सहायक गठबंधन प्रणाली, ध्यान से सुनेंगे, सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार किया और परिपूर्ण किया है? देखिए इसका अगर हम बात कर ले तो यह आपका होंगे कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये शब्द गलत लिखे गए हैं। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होंगे, लॉर्ड वेलेस्ली होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ गलत है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेकर इसके बारे में तो साथ ही सहायक गठबंधन मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत के बीच एक संधि था, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के लिए अपनी संप्रभुता खो दी थी। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही व्यापक शब्द है संप्रभुता, जो कि सभी को पता होना चाहिए संप्रभुता के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? देखिए हंटर कमीशन की अगर रिपोर्ट की हम चर्चा कर लें तो यह किस क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया था? याद रखना है आप सभी को, यह होगा आपका प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो था यह सबसे अधिक इस पे बल दिए गए थे। और यह हंटर कमीशन जो था यह आपका कब आयोग बनता है? तो याद रखेंगे 1882 से 83 के आसपास यह जो है आयोग का गठन होता है, जिसमें शिक्षा में सुधार की जांच के लिए इसका आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग में 7 भारतीय भी थे। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, पूछ देगा कि हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य जो थे या कितने थे? तो 7 थे, याद रखना है आप सभी को। आपसे अलग अलग ऑप्शन दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 9 देगा, 7 ही नहीं देगा। तो वहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा, 7 नहीं रहेगा मतलब आपका वो आंसर जो वह क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कहता है, एक सेकंड साथी यहाँ पे, चलिए कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन का जो लेवल है यह कोई हार्ड नहीं है। वह इसलिए क्योंकि कई बार आपको स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा कोई भी घटना नहीं होगा जो कि हम जिक्र नहीं किए हैं, हम चर्चा नहीं किए हैं उस पर। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है और इसका राइट आंसर आपका वर्ष 1930 होंगे। ठीक है,
पूर्ण रूप से अगर हम बात कर ले तो यह आपका कई बार हम बात किए हैं 12 मार्च वर्ष 1930 को क्या होता है, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कुल 78 सदस्यों के साथ क्या होता है, तो साथ ही यहाँ से गांधी जी जो हैं यह क्या करते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था। देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो भारत का वायसराय था या कौन था, तो याद रखना है यह आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, जो कि यह आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब हो रहा है, तो यह आपका 7 सितंबर वर्ष 1931 को हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह अधिवेशन, यह जो बैठक था यह कब तक चलता है, तो 1 दिसंबर वर्ष 1931 तक चलता है। ठीक है, तो कितने महीने चले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। देखिए बहुत बार बताया गया है, हम बार बार बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा कोई घटना ना है जो कि हम आपको बताए नहीं हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना चयन कर लीजिए कि क्या इसमें सबसे पहला घटना है। अगर हम बात कर ले इसके बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या था, आपका खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ होता है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की हम अगर बात कर लें, एक सेकंड साथी, आपका सबसे पहले लखनऊ समझौता होगा, क्षमा चाहेंगे, सबसे पहले लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन होगा जो कि 1917 में होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्या होगा, तो उसके बाद आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार यहाँ पे कब है, तो 1928 में होता है, सभी को पता होगा। फिर गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, या फिर हम कह लें गांधी इरविन समझौता, जो कि आपका कब होता है, तो 1931 में होता है। तो ये सभी घटनाओं के बारे में आप लोग याद रखेंगे, उसके समय काल के बारे में याद रखेंगे। इतिहास जो है आपको समय पे ही आधारित होता है। ठीक है, इतिहास जो है वह आपको डेट और महीना और आपका साल, ये दो चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आधा से ज़्यादा आप इतिहास को समझ लेंगे। कहता है अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात कर ले हम अस्पृश्यता के बारे में तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, तो बताइए जल्दी से अब आप लोग कि यह जो होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। क्या होंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं और उन्होंने वर्ष 1933 में, सभी को याद रखेंगे, हम डेट और समय जो बता रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम हमेशा बताते हैं। तो 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन प्रकाशित करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, हरिजन आपसे पूछ देगा। आगे चलते हैं तो कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए भूदान आंदोलन जो है यह आपका विनोबा भावे के द्वारा शुरू की जाती है, यह आप लोग याद रखेंगे। कब किए गए थे यह भी आपसे पूछ देगा। तो देखिए अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि पे हम चलना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। वर्ष 1951 में, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमल्ली गाँव के हरिजनों ने, ध्यान से सुनेंगे, हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ जमीन प्रदान करने का अनुरोध किया था और यह भूदान ही या अर्थात भूमि का उपहार इसका मतलब होता है, इस आंदोलन का मतलब। ठीक है, भूदान का मतलब क्या हुआ? भूमि का उपहार। ठीक है, जो कि वह लगभग 4.4 मिलियन एकड़ भूमि एकत्र करने में सफल रहे थे। तो ये सारे डाटा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो यह जो आंदोलन है, एक पॉइंट और भी है, इस आंदोलन की पूरी दुनिया भर में प्रशंसा की गई थी। तो आपसे पूछ देगा कि ऐसा कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था जो कि पूरे दुनिया में उस आंदोलन की प्रशंसा की जाती है, तो वो आपका भूदान आंदोलन था, याद रखेंगे, जिसमें स्वैच्छिक सामाजिक न्याय को उभारने के लिए इस प्रयोग की सराहना पूरे विश्व में की जाती है, पूरे विश्व में की जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेगा। कहता है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था। देखिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह जो होता है यह किस वर्ष होता है, तो यह आपका वर्ष 1946 में, ठीक है, 1946 में होता है, याद रखना है, आप सभी को महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा।
कैसा लग रहा है समझाने का तरीका जरूर बताइएगा। आप सभी लोग कल बोल रहे थे कि क्लास में थोड़ा सा जिक्र करिए, तो हम जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, जिक्र करना मेरा आदत है, हम करते ही हैं डिस्कस, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं जो कि बोलते हैं डिस्कस मत कीजिए, हमको पढ़ना होता है, ये वो लनपन, इसलिए हम सोचते हैं कि उनको दिक्कत हो रहा है तो छोड़ो, मुझे क्या, हम बस अपना फर्ज निभा देते हैं और क्या। लेकिन मेरा आदत है कि हम हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दें। आप लोग जैसा बोलते हैं वैसा हम कोशिश करते हैं करें, ताकि आप सभी को समस्या ना हो। कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से सुनना है, असत्य की बात कर रहा है तो यह आपका कौन सा होगा, याद रखना है। यह आपका हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग से चित्रकारी की है, जो कि बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम चर्चा कर लें तो साथ ही यहाँ पे बर्तनों की जो चित्रकारी रहती थी, ये कई बार बताया गया है कि यहाँ पे काले नहीं बल्कि लाल और काले दोनों होते थे। ठीक है, प्रमुख रूप से आपका लाल होता था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन हैं इसको मृद भांड बोलते थे, यह आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कहता है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। महत्वपूर्ण है, वर्ण शब्द का जो है यह किस वेद में उल्लेख सर्वप्रथम मिलते हैं, तो यह आपका ऋग्वेद होगा। और ऋग्वेद की अगर हम बात कर ले तो ऋग्वेद जो है हमारे 4 वेद हैं साथी, जो कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और आपका यजुर्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम जो वेद है यह आपका ऋग्वेद ही है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है राजधानी को पाटलिपुत्र में से वैशाली किसने स्थानांतरित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार के संदर्भ में है। तो राजधानी जो पाटलिपुत्र है इसको वैशाली से किसने स्थानांतरित किया था, जल्दी से बताएं। यहाँ पे आपका नाम दिया गया है अलग अलग शासक का, तो आप सब चयन कीजिए। यह आपका होगा कौन, तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग जो था यह आपका किस वंश का संस्था था, जो जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को बताया गया है शिशुनाग के बारे में। तो शिशुनाग जो है यह मगध का राजा बनने से पहले काशी का सूबेदार था, याद रखेगा इसके बारे में। और यह आपका राजधानी गिरिब्रज में यह पड़ता था। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है यह वैशाली उज्जैन में अपनी राजधानी के साथ अवंती की शक्ति का विनाश था। ठीक है, तो आपको शिशुनाग के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सब बातें को याद रखेंगे। आगे हम बढ़ें तो साथ ही इसके बारे में एक पॉइंट और भी याद रखेगा कि इसने मगध और अवंती के बीच 100 पुरानी, याद रखना है, 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदता का अंत हो गया था। और अवंती जो है यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो कब बन जाता है, तो इसी शिशुनाग के समय के काल में। ठीक है, ये सभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कहता है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी। महत्वपूर्ण है, गुप्त काल के समय में अदालतों की जो भाषा थी यह क्या थी, तो याद रखना है यह आपका संस्कृत थी। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत आपको हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें हम आगे तो साथ ही आगे है, देखिएगा। कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। हर्षवर्धन के जो प्रशासन है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो गलत कथन चयन करने को कहता है। तो याद रखना है यह आपका क्या होगा, तो सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जो कि यह गलत कथन है। ठीक है, जो हर्षवर्धन है यह आपका हर्ष काल में अगर हम बात कर लें तो यह ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। सबसे पहला पॉइंट, हर्षवर्धन के समय में हम आपका सामाजिक संरचनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या थी, तो हिंदुओं में जाति व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित थी। और उसके बाद आपका क्या था, तो सती प्रथा आम बात थी यहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हैं कि सती प्रथा जो थी यह यहाँ पे नॉर्मल बातें थी, जिसमें हम बात कर ले तो विधवा हो गया, आहुति हो गया, ये सभी चीज़ हो गए। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस घाटी नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखना है यह आपका नर्मदा घाटी से होता है। ठीक है, नर्मदा घाटी जो है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम घाटी माना गया है और सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कीटम जो है यह किसने लिखा है। मृच्छ कीटम जो है यह आपका प्रसिद्ध नाटक है, जो कि किसके द्वारा यह रचित है, किसके द्वारा यह लिखा गया है, तो याद रखना है शूद्रक के द्वारा। ठीक है, शूद्रक का वास्तविक नाम जो है यह आपका इंद्रगुप्त है, यह भी आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो शूद्रक हैं जो इनका वास्तविक नाम इंद्रगुप्त है, जो कि यह पहली बार या फिर दूसरी बार हम दूसरी शताब्दी में कह लें तो यह एक अमीर राजा के द्वारा लिखे गए, अमीर राजा के समय में लिखे
अमीर राजा जो थे उनके द्वारा लिखे गए थे, उन पे लिखे गए थे, ठीक है, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण था। आगे हम बात कर लें तो कहता है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए गुजरात में अगर चालुक्य वंश की हम बात कर रहे हैं तो यह आपका क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आएगा आपका मूलराज प्रथम के द्वारा, ठीक है, मूलराज प्रथम के द्वारा होगा, यह आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है साथी आपका शूद्रक के बारे में, जो कि आपसे हो सकता है पूछ दे। पर इसके बाद एक जो है यह इसका 3 जो प्रमुख प्रसिद्ध नाटक है जिसको आप लोग याद रखेंगे। एक है आपका मृग, जो कि क्या है तो मृच्छ कटिम्ब है। उसके बाद आपका है एक वासवदत्ता है और एक आपका पद्म भृता है। यह 3 जो है यह प्रमुख नाटक है आपका शूद्रक के द्वारा। तो हो सकता है ये तीनों में से कुछ भी पूछे तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नए नार कौन था। नए नार जो है यह कौन थे, तो यह आपका हो जाएंगे कौन, तो याद रखना है सैफ थे, ठीक है। नयनार और अलग तमिल कवि संत थे जिन्होंने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़ेंगे साथी मध्यकालीन भारत के इतिहास को, तो देखिए आप इतिहास के 3 कालखंडों को जानते होंगे, प्राचीन, मध्यकाल और आपका आधुनिक। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, एक कॉमन बात आपको देखने को मिलेगा कि तीनों कालखंडों में समय के अनुसार सभी कालखंडों में सभी चीज़ों में क्या होता है, तो एक धर्म सुधार आंदोलन होता ही है। चाहे हम प्राचीन काल की बात कर ले तो प्राचीन काल में आपका बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी के द्वारा क्या होता है, धर्म सुधार आंदोलन चलते हैं। मध्यकाल में अगर हम बात कर ले तो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन चलते हैं। आधुनिक में हम आते हैं तो आधुनिक में आपका भी होता है, जो कि राजा राम मोहन राय ये सब प्रमुख व्यक्ति होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे तीनों कालखंडों में एक महत्वपूर्ण अंग रहा है धर्म सुधार का। कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जील ए इल्लाही, ठीक है, जील ए इल्लाही की उपाधि के धारण की थी, तो यह आपका क्या होगा, याद रखिएगा यह आपका बलबन हो जाएगा, ठीक है। बलबन जो कि गुलाम वंश में बलबन सबसे महान और उसने चहलगामी को समाप्त कर दिया था। चहलगामी कौन था, तो चहलगामी आपका इल्तुतमिश के द्वारा यह चहलगामी संगठन का स्थापना किया जाता है जिसमें 40 कुल सदस्य थे। इसको 40 दल भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसी के एक सदस्य था कौन, बलबन, जो कि बाद में यह दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। और इसी ने लो और क्या करता है, जल्दी से बता दीजिए, लो और किस चीज़ का नीति लाया था, जल्दी से बता दीजिए। हम आपको कई बार बताए हैं, तो जल्दी से बता दीजिएगा। आपको यहाँ पे हम ऑप्शन भी दिए हैं, लो थोड़ा सा बोल दिए हैं, लो, अब बता दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक्सेप्ट थोड़ा सा मन में आपका डाउट होना चाहिए, तभी आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं करते हैं। कहता है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। गुलाम वंश का बात कर रहा है, ना कि दिल्ली सल्तनत का या फिर किसी वंश का। गुलाम वंश की अगर हम बात कर लें तो याद रखना है यह कौन होगा, तो आपका राइट आंसर होगा केकुबाद, ठीक है। गुलाम वंश की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले जो गुलाम वंश की स्थापना करते हैं यह आपका कौन करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, तो 1206 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद यह जो है गुलाम वंश यह 1206 से 1290 तक चलता है, ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह गुलाम वंश का या फिर दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक शासक माना जाता है वह आपका किसको माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। यह भी आपसे पूछ देगा। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट प्रश्न कहता है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। महत्वपूर्ण है बहुत ही ज़्यादा, तो जल्दी से बता दीजिए कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी जाती है, तो यह आपको होंगे साथी गुरु तेग बहादुर। याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर जो हैं इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि औरंगजेब के आदेश पर इनको फांसी की सजा दी जाती है। औरंगजेब सिखों के खिलाफ था और सिख गुरु जो थे इस वध कारण सिख का एक योद्धा समुदाय में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो पहले जो है यह आपको याद रखना है कि सिख जो थे यह एक धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। इनके यह क्या एक प्रकार से कहा जाए तो ये इनके पास युद्ध वुद्ध करना ये सब नहीं पसंद करते थे, ठीक है ना। ये क्या थे, तो अपने मतलब एक शांतिपूर्वक अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन इन तेग बहादुर की जब हत्या कर दी जाती है आपका अंग्रेजों मुगलों के द्वारा,
तब क्या हो जाता है, तो सिख के जितने भी लोग थे, सिख समुदाय के जितने लोग थे, यह एक प्रकार से योद्धा बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए बार बार आपसे पूछा जा रहा है इस तरह की स्टेटमेंट वाला प्रश्न, तो थोड़ा सा आप सभी लोग याद रखा कीजिए। क्या है, पहला है खानवा की लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई है, कन्नौज की लड़ाई है और चौसा की लड़ाई है। तो इसमें सबसे पहले जो है क्या होगा, जल्दी से बताएं। खानवा की अगर हम लड़ाई की बात कर ले साथी, खानवा के युद्ध की हम बात कर लें, तो यह आपका कब होता है, तो 1527 में होता है। लिखते चलिएगा, महत्वपूर्ण है, कब होता है, 1527 में। उसके बाद हम बात कर ले तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध कब हुआ है, तो साथी यह आपका 1529 में होता है। उसके बाद आपका चौसा का युद्ध होता है, जो कि यह आपका 1539 में होता है। और आपका जो अंतिम है, यह कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि आपका क्या है, तो याद रखना है, यह आपका 1540 में होता है। ठीक है, जो कि इसमें से महत्वपूर्ण जो 3 अंक जो युद्ध हैं, यह आपका उसमें से 2 जो है बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, एक आपका हुमायूं के द्वारा है, 2। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग चारों को याद रखेंगे, 2 बाबर हैं, 2 हुमायूं के युद्ध लड़े गए हैं। आगे चलते हैं, तो कहता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, तो यह आपका होगा साथी RR, RRR। आप सभी लोग देखे होंगे, जो कि नाटू नाटू वाला गाना था। इसी को क्या किया गया है, तो इसको फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है 2023 का, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अगर हम बात कर ले तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह 10 कश्मीर फाइल को चुना गया है, यह भी आप लोग याद रखेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ दे कि बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है, तो रणबीर कपूर को चुना गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है यह आलिया भट्ट को चुना गया है। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे, करेंट अफेयर का चीज़ था, ये सब आप लोग पढ़ा कीजिए। किस IIT संस्था द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए धिसूजा नामक ओडिसिन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है, तो जल्दी से बताएं। आपका यह प्रश्न जो है बताया गया प्रश्न है, करेंट अफेयर का, आप पढ़िए जाकर बुक। यही पब्लिकेशन का यूरोटेरिया का है बुक है करेंट अफेयर का, जिसमें अर्धवार्षिकांक जो कि 6 महीने का पूरा करेंट अफेयर जो है यह कवर करवाया गया है। तो आप लोग जाकर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या फिर लिंक हम दे देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। सारा 6 महीने का आपका करेंट अफेयर कवर हो जाएगा, और वहाँ से ही आपका ये क्या होगा, IIT कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, एक सेकंड साथी, यह आपका IIT मद्रास हो जाएगा, क्षमा चाहेंगे, IIT मद्रास हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। आगे हम चलते हैं, तो कहता है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। देखिए कौन सा उपग्रह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है यह कौन सा है, तो निसार। निसार जो है यह आपका नासा जो कि अंतर्राष्ट्रीय यह है, और इसरो जो है ये अपने भारत के है। इन दोनों के द्वारा मिलाकर क्या किया गया है, तो संयुक्त रूप से इस उपग्रह का निर्माण किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है, महत्वपूर्ण है। यह आपका हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड। ठीक है, ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का अगर हम बात कर ले, तो पहला संस्करण जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था, पहला संस्करण, ध्यान से सुनेंगे, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम करता है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और देखिए ये सभी जो हैं ये आपका करेंट अफेयर का मुद्दा है, करेंट अफेयर का सेगमेंट है। कहता है निम्न में से किसे वन्यजीवी संरक्षण पुरस्कार 2023 में दिया गया है, तो वन्यजीवी संरक्षण पुरस्कार जो है यह आपको किसको दिया गया है, तो आलिया मीर को, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और यह 14वें संस्करण का आयोजन जो हुआ था बंगलुरु में यालंका वायुसेना केंद्र, जो कि 13 से 17 फरवरी वर्ष 2023 में किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, यह भी आपसे पूछ देगा, तो याद रखना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, हर चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई समस्या ना हो। बहुत कम आपको मिलेगा साथी इस तरह का समझाने वाला। ठीक है, तो इसलिए मेरा वजह है कि क्लास आपका वीडियो जो आपका है बड़ा हो जाता है, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर, जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे उस दिन पता चलेगा कि कौन
किस तरह से आपको समझा रहा था, गाइड कर रहा था। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र में के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? जल्दी बताएं, यह आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका बेंगलुरु में होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसको नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग करेंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको 100% पता होगा कि यह कौन थे, तो मैथिली ठाकुर थे। ठीक है, मैथिली ठाकुर जो है इनको क्या किया गया है, तो बिहार के चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इनके बारे में याद रखेंगे। चलते हैं आगे, तो कहता है ये तो अगर हम बात कर ले तो ये बहुत पुराना करेंट अफेयर है। अगर हम बात कर ले तो ये आपका जनवरी फरवरी के समय का करेंट अफेयर है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग ये कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका पूरा 6 महीना का करेंट अफेयर है, जो कि ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। आप लोग जरूर देखिए। कहता है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? देखिए, बिहार का चौथा जो कृषि रोड मैप है, यह आपको कब से किया गया है? तो 1 अप्रैल वर्ष 2023 को। क्षमा चाहेंगे साथी, 1900 हम बोल रहे थे, 1 अप्रैल वर्ष 2023 को। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, यह लागू किया गया है। और इसकी अवधि जो है यह आपका अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक रखा गया है। तो आपसे पूछ दे कि जो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है यह कब तक लागू किया गया है, यह ना पूछकर क्या पूछ दे कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है इसका लक्ष्य जो है यह कब तक रखा गया है? तो याद रखना है वर्ष 2028 तक। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, बहुत ही विस्तार से चल रहे हैं। कहता है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका, जो कि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियन रामाफोसा ने क्या किया था? तो देश में भीषण बिजली संकट के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। देखिए, हम आपको आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी क्या है और कितने प्रकार के हैं पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि वह चीज़ आप लोग को पता होगा। आगे चलते हैं। कहता है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया है? देखिए, वानिकी जो कॉलेज है यह आपका बिहार का पहला और भारत का जो है दूसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है यह किस जिला में खुला है? तो यह आपका होंगे कौन? तो मुंगेर जिला में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और सेशन को थोड़ा शेयर कर दे साथी, आपसे विनती है सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी एस्पिरेंट्स को जिनको एक सही नॉलेज का थोड़ा सा कमी है, सही गाइडेंस का कमी है, उन सभी को थोड़ा गाइडेंस मिल जाए और हमें भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर चीज़ अवेलेबल करवाते रहते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी लगना चाहिए कि आप सभी हमारा सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा सेशन को शेयर करते चलिए साथी, अपने ग्रुप में पार्टनर को, जो भी लोग हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी। कहता है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह आपका जो होगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, नीति आयोग के आकलन के अनुसार बिहार में जो है 51 पॉइंट, ध्यान से सुनना है, यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले ही बताएं कि इकोनॉमिक्स में यही सब डाटा आपको काम आएगा। तो 51.91% जो है यह आपका बिहार का रहा है। झारखंड में अगर हम बात कर ले तो आपका 42.16% रहा है। ठीक है, ये ऐसे आपको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो यह आपका 37 पॉइंट कितना रहा है? तो आपका 37.79 रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सभी का हम बता दिए हैं लगभग। कहता है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान ईदान जो है पुरस्कार, ईदान प्राइज जो है यह 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम जो पुरस्कार है विश्व का, यह कौन सा है? मान कर चलिए यही दे दे आपसे, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? तो ईदान प्राइज है। ठीक है, इस क्षेत्र का।
तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या होंगे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रुक्मणी बनर्जी को। रुक्मणी बनर्जी को क्या किया गया है, तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ जो हैं रुक्मणी बनर्जी, इनको शिक्षा के विकास में विशिष्ट योगदान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित नियादान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है सी इज ए चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, सी इज ए चेंज मेकर जो योजना है यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह हम बताए हुए हैं आपको कि यह जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसके आपका अध्यक्ष कौन होते हैं, किसके नेतृत्व में होता है, सब कुछ बताया गया है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है किससे। तरुण भारत संघ जो है यह नामक समूह जो है यह किससे संबंधित है, तो याद रखना है यह आपका पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से में है, जो कि इससे संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह जो है पुरानी झीलों को निर्मित करने से संबंधित है, जिसका गठन कब होता है, तो आपका वर्ष 1975 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह आपका कहाँ है, तो इटली में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान प्रश्न है। अगर बात कर ले साथ ही इसकी स्थापना की, तो यह आपका 16 अप्रैल वर्ष 1945 को होता है। कोई समस्या, किसी तरह का डाउट तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, जो कि यहाँ पे आपको हिंट भी दे दिया है, पुरुष, ठीक है, पुरुष आपको हिंट दे दिया है, वो कौन थे, अब तो बता दीजिए कौन थे, जल्दी बताइए कौन। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे साथी, जल्दी बताएं। आपका ऑप्शन सी, रॉबर्ट पेटरी जो थे यह उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले विश्व के पहले प्रथम पुरुष थे, जो कि याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तरी ध्रुव पे जो है यह पहुंचने वाला विश्व का प्रथम जो है यहाँ पे पुरुष ना देकर आपसे महिला पूछ दे, तब आप क्या बताइएगा, तब आपको बताना है क्या, तो याद रखना है यह आपके होंगे किरानी मिक्सन, ठीक है। किरानी मिक्सन जो थी यह प्रथम महिला थी, जो कि याद रखना है आप सभी को, ठीक है। इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। और हम कई बार आपको बताए हैं कि उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, तो उत्तरी ध्रुव आपका यह है और दक्षिणी ध्रुव यह है, जो कि आपको दो भागों में क्या किया गया है, पृथ्वी को विभाजन किया गया है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अपशोषण होता है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर जो क्या होगा, तो यह आपका होता है राइट आंसर ऑप्शन सी, नीला एवं लाल, ठीक है। उनकी कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है ये किस रूप से होते हैं, तो याद रखना है स्टार्च, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको याद रखना है कि पौधों में जो कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपका संचयन में होते हैं, जो कि जंतुओं में आपका पूछ दे तो जंतुओं की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह आपका ग्लाइकोजोन के रूप में होते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि हरे पादप में उपस्थित अपवर्णिक लवण, या फिर हम कह लें इसको ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कार्य करता है किस चीज़ का, तो यह आपका क्या किस चीज़ का कार्य करता है, तो खाद्य संग्रहण में सहायता प्रदान कराता है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। आगे बढ़िए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है, मूत्राशय में पाई जाने वाली जो पेशी है यह आपका क्या है, तो अरेखित पेशी है, ठीक है, जो कि जंतु ऊतक के पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका अरेखी पेशी, जो कि आपको याद रखना है, दूसरा है आपका रेखित पेशी, जो कि यहाँ दिए गए हैं, उसके बाद आपका क्या है, तो हृदय पेशी। ये 3 पेशियाँ हैं जो कि क्या है, तो ऊतक के रूप में जंतुओं में बांटे गए हैं अलग अलग भागों में। ये तीनों को आप लोग याद रखेंगे, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे कि टोकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, टोकोफेरल जो है यह आपको किस विटामिन का रासायनिक नाम है, जो कि विटामिन हम लगभग कई बार आपको पढ़ाए हैं, विटामिन महत्वपूर्ण है और आपसे पूछे जाएंगे इसलिए हम आपको पढ़ाए भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका विटामिन ई होगा, ठीक है।
टोकोफेरल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से ही क्या होता है, तो जनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, जो कि अगर हम आगे चलते हैं तो कहता है एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है। एड्स रोग जो है यह निम्न में किसके कारण होते हैं, तो यह आपको याद रखना है HIV, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे HIV के बारे में। अगर हम बात कर ले आगे तो नेक्स्ट आपका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे कि मनुष्य की आमाशय की दीवार में स्रावित होती है क्या। मनुष्य की आमाशय की दीवार में क्या स्रावित होती हैं, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जठर रस। ठीक है, मनुष्य के आमाशय में जो है यह जठर रस स्रावित होती है और जठर रस का जो है यह आपका HCl, ध्यान से सुनेंगे, HCl, पेप्सिनोज, रेनिन और लाइपोज होते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लें तो कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है यह कौन सा है, तो याद रखना है नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन है और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण डाटा आपको बता रहे हैं, आपका फैक्ट बता रहे हैं। इस तरह से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, आपका न्यूरॉन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे न्यूरॉन भी दिए गए हैं, तो न्यूरॉन के बारे में हम बात कर लें तो यह सबसे लंबी कोशिका है एवं यह कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन के बारे में तो नेफ्रॉन पता चल गया, न्यूरॉन पता चल गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ते हुए जो विमान है इसकी जो ऊंचाई है यह किस यंत्र से मापी जाती है, तो यह आपको याद रखना है अल्टीमीटर से। ठीक है, अल्टीमीटर से जो है यह क्या होता है, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात कर ले तो आपका है अमीटर। यह क्या है, यह भी आपसे पूछ देगा। तो अमीटर जो है यह आपका विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद है आपका बैरोमीटर, इससे क्या होता है, तो यह आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और उसके बाद है आपका यहाँ पे कैलोमीटर, यह क्या है, तो यह आपका ऊष्मा की मात्रा की जाती है। तो यह चारों को आप लोग याद रखेंगे। चारों से क्या है, तो महत्वपूर्ण यह यंत्र है जिससे किसी ना किसी चीज़ को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है क्या। तो ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत है इसके अर्थ है आपका ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, इसके बारे में महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात और भी कर लें तो याद रखना है आप सभी को कि ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम चर्चा कर लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा का जो है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरक ऊष्मीय ऊर्जा होता है और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरक ध्वनि ऊर्जा, ये सभी होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के रूप में हम समझाने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट आपका है, कहता है डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट जो है यह आपका स्केल के माध्यम से संबंध को दर्शाता है। वह क्या है, जल्दी बताएं, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे क्या, तो सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 जो है यह आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ महत्वपूर्ण है, अगर यहाँ पे हम बात कर ले इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है यह स्केल के माध्यम से मापे जाते हैं, जो कि इस प्रकार से फॉर्मूला है। और स्थित ऊर्जा जो है इसका जो सूत्र है यह आपका P.E इक्वल टू mg, लिख लीजिएगा, mgh है। यह आपका क्या होता है, तो स्थित ऊर्जा का सूत्र होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान त्वरण के आधारित होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछने जा सकते हैं। कहता है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसके संकेत से होता है। तो यह आपका किसके संकेत से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, जल्दी से बता दीजिए, तो यह आपका तूफानी मौसम के संकेत से होता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ये चारों पॉइंट के बारे में बता देते हैं ताकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका वर्षा युक्त मौसम का। वर्षा युक्त मौसम जो है यह धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है।
तो वर्षा की संभावनाएं लगाई जाती है। अचानक नीचे गिरने की क्या कहेंगे, तो हम आंधी तूफान की संभावना लगाते हैं। ठीक है, अचानक गिरने से क्या होता है, तो आंधी तूफान की संभावना लगाते हैं। और धीरे धीरे ऊपर उठता है तो हम क्या करते हैं, तो साफ मौसम कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, यह मौसम का एक संकेत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम है। ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम जो है यह आपका क्या है, तो ठोस माध्यम, द्रव्य माध्यम और गैसीय माध्यम जो है यह आपका अवरोही क्रम है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां ध्यान दीजिएगा, विद्युत का उत्तम चालक है। बहुत बार बताया गया है और बहुत ही आसान है। ये तो बच्चा को भी पता रहता है कि विद्युत का जो है उत्तम चालक है, सबसे अच्छा चालक जो है वो क्या है, तो चांदी है। सबसे बेहतर चालक जो है विद्युत का वह क्या है, तो चांदी है। इस प्रकार से आपको यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अक्ष है। सिल्वेनाइट जो है यह निम्न में से किसका अक्ष है, तो यह आपका किसका हो जाएगा, जल्दी से बताते चलिए। तो यह आपका सोना का होगा। किसका है, तो सोना का हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है, यह प्रमुख अक्ष है सिल्वेनाइट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ की अगर हम बात कर लें तो यह आपका क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखेंगे। और शुष्क बर्फ का उपयोग जो है यह शीतल एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कहता है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। किसी तत्व के जो परमाणु होते हैं उसमें अधिकतम जो है यह अधिकतम कक्षों की जो संख्या है यह कितनी होती है, तो यह आपको याद रखना है 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। किसी भी तत्व के परमाणु के अधिकतम कक्षों की संख्या हम बात कर रहे हैं तो यह आपका 7 होती है। इन कक्षों में आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। किसी कक्ष के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को हम क्या कहते हैं, तो 2n स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसी से आपका प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पे n जो है ये आपका कक्ष की संख्या है और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हर चीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये सब जो है क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस है, लेकिन हम प्रयास करें कि आपको समझ में आ जाए वन लाइनर के माध्यम से ही। कहता है सभी निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है। सभी निष्क्रिय गैसों की जो संयोजकता है यह कितनी होती है, तो यह जो होती है आपका 0 होती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। यह जो होता है क्या होता है, तो शून्य होता है। क्यों होता है शून्य, तो निष्क्रिय गैस के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है यह 8 होती है। ध्यान समझेंगे, थोड़ा टेक्निकल है। 8 होते हैं, लेकिन सभी निष्क्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण होता है। जैसे कि अगर हम बात कर ले आर्गन की, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं आर्गन की, तो आर्गन का क्या होता है, 288 होता है इस तरह से। ठीक है, हम बात करें क्रिप्टॉन की, तो इसका क्या होता है, तो इसका आपका होता है 2 8 18 और क्या होता है 8 होता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। इस प्रकार से आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खियों और चींटियों के जो डंक होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको, यह आपका फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। बहुत बार बताया गया यह है, आपको याद रखना है फार्मिक अम्ल के बारे में। फार्मिक अम्ल की अगर हम सूत्र की बात कर ले तो यह आपका क्या हो गया, तो CH OOH हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह फॉर्मूला भी याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य का अगर ताप की हम मान की बात कर लें तो यह आपका कितना होता है, तो याद रखना है -273 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, जो कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय के रूप से शून्य होता है, लेकिन यह एक काल्पनिक स्थिति है। यह भी आपको याद रखना है, यह क्या है, तो काल्पनिक स्थिति है। आगे चलते हैं। तो कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मोनोजाइट किस धातु का अक्ष है। मोनोजाइट जो है यह किस धातु का अक्ष है, तो यह आपका थोरियम का है। किसका है? थोरियम का है। ठीक है, अगर बात कर ले हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो अक्ष होता है यह क्या होता है, तो याद रखना है यह आपका डोलोमाइट हो जाएगा, जिप्सम होंगे, ये सभी आपका इसका अक्ष हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ ले कि कॉपर का क्या होगा, शायद आपसे पूछ ले कॉपर का, मेनेजाइट के यहाँ पे हटाकर कॉपर पूछ लेगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो कॉपर का जो है ये आपका क्या होगा, तो कॉपर ग्लास होता है। अगर बात कर ले हम आयरन की, तो आयरन का क्या होता है जल्दी बताएं, तो आयरन का आपका होगा मैग्नेटाइड, हेमेटाइड, लिमोटाइड, ये सभी जो है आयरन के अयस्क हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चारों को हम बता दिए हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरा प्रयास है कि आपका बेहतर से बेहतर चीज़ समझ में आए। अगर चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे क्लास को आप दोबारा वॉच नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपको चीज़ समझ में आए। हाँ, ये हम 100% बोलेंगे क्लास बड़ा होगा, मेरा क्लास बड़ा होगा, लेकिन हाँ यहाँ से आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा, यह भी हम गारंटी देंगे। निम्न में से रोल्ड गोल्ड का जो संगठन जो है साथी, संगठन जो है यह क्या है, जल्दी बताइए। रोल्ड गोल्ड का आप जानते होंगे, रोल्ड गोल्ड के बारे में, यह एक प्रकार का गोल्डन का रूप में ही रहता है, जो कि डुप्लीकेट के रूप में हम कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है जल्दी बताएं। यह आपका होगा तांबा, इसमें 90% होते हैं, प्लस एल्युमिनियम जो है यह आपका 10% होता है। यही आपका क्या कहलाता है, तो रोल्ड गोल्ड कहलाता है, जो कि रोल्ड गोल्ड सभी बहुत लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कहता है ब्यूटोन का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताइए। देखिए हम बहुत बार बताए हैं और बहुत बार बोलते हैं, केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र, फिजिक्स में एसआई यूनिट, ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बायोलॉजी में जितने भी अम्ल हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, उसके द्वारा जितने भी डिशेज हैं, जितने डिशेज का उसका बीमारी का कारण है, उसका उपचार है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। ये बेसिक चीज़ है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम चिल्ला कर कई बार 1 महीना से पढ़ रहे हैं। आप लोग किया कीजिए इस चीज़ों को, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पता है, देखा है मैंने, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे के पास नहीं है, वो अभी शिक्षक भर्ती को एक ऑफर के रूप में समझकर नया नया आ गए हैं और सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आप लोग वहाँ पे विजिट मत किया कीजिए। शायद आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा देखकर आप लोग जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी आपको मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझा कीजिए और हम जो बोल रहे हैं आप लोग वो टॉपिक को कर लिया कीजिए। कन्फर्म वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। अगर हम बात कर ले ब्यूटोन के रासायनिक सूत्र की, तो यह क्या है, तो आपका ऑप्शन ए C4H10 है साथी। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे प्रोपेन की, तो क्या करेंगे, तो प्रोपेन का आपका क्या हो जाएगा, C3H8। ठीक है, इस तरह से सभी चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। हर जो रासायनिक सूत्र है यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। देखिए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है ये आपका कौन सा शामिल है, तो यह आपका हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेस वाले जो हैं वो किसी से भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा जो क्या है, तो यह आपका है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, यह भी है। उसके बाद क्या है, तो मौन रहने की जो स्वतंत्रता है यह भी। ये सभी जो स्वतंत्रता है यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको याद रखना है। और यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या, नेक्स्ट है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड साथी। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बहुत ही है। तो जल्दी से बता दीजिए कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है यह तीनों अलग होंगे। तो इसका राइट आंसर हम बात कर ले तो यह आपका अनुच्छेद कौन सा है, तो 50 है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य की और न्यायपालिका जो है यह और कार्यपालिका जो है यह अपना अपना अलग अलग कार्य करेगी, अलग अलग इनके क्षेत्र होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत
इजी प्रश्न है, बहुत इजी। तो यह आपका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, कार्यान्तक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व या फिर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्या होगा इसमें, राइट आंसर बताएं। तो यह आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होगा। भारत में आम चुनाव जो है यह आपका सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। और सार्वभौमिक व्यक्ति अधिकार का क्या होता है मतलब, तो वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का आयु को पार कर गया हो, वही व्यक्ति जो होगा क्या होगा, तो मत देने के लिए एलिजिबल होगा, योग्य होगा। इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, जो कि हमारे भारत में यह लागू होता है। कहता है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो है या किस चीज का प्रयोग करती है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्यायोजित प्राधिकार का। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है, बहुत बार बताए हैं कि यह आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो थोड़ा सा इस पर आप लोग जोर दीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड में हम क्लास को कर रहे हैं साथी, ताकि आपका क्लास लंबा हो चुका है और फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, थोड़ा कम ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई समस्या, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता में छूट प्रदान की गई है। महत्वपूर्ण तो है, लेकिन डिस्कस करने पे मुझे पाबंदी लगाई गई है, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष क्या है, तो समानता से छूट प्रदान की गई है। तो इस तरह से इनके बारे में याद रखेंगे। ज़्यादा कुछ अभी हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग कमेंट आज कीजिएगा तब कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है। कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। देखिए, सूचना का जो अधिकार है RTI जिसको हम कहते हैं, यह कब किया गया था, तो याद रखना है यह आपका 15 जून वर्ष 2005 को किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बढ़ते हैं आगे, तो कहता है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो यह आपका कौन सा है, शुद्ध पेयजल बिल्कुल आएगा, शिक्षा तो 100% है, समुचित जीवन स्तर यह भी है। तो क्या होगा, तो बाल अधिकार की बात कर रहा है ना साथी। तो क्या बच्चे को विवाह का अधिकार दिया गया है, तो बिल्कुल नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखें। आगे चलते हैं। तो कहता है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। बहुत बार चर्चा किए हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, और इकोनॉमिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आप लोग पंचवर्षीय योजना को पढ़ लें। और आज हम BPSC 69 को लेकर एक वीडियो अपलोड किए थे कल, जिसमें आपका क्या है, तो 2023-24 का बजट है, उस बजट के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो ये आप लोग क्लास को जरूर देख लीजिए। वो BPSC 69 का भले ही है, लेकिन वो सभी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे देखना चाहिए। अगर बात कर ले इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा साथी, क्या आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा 5B। ठीक है, 5B हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय की अगर हम बात कर ले, तो यह आपका वर्ष 1974 से कब हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो 1974 से आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो यह आपका क्या है, जल्दी बताएं। तो यह आपका होगा क्या, तो सिडबी जो है यह आपका लघु उद्योग के लिए, बहुत ही उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। और सिडबी का फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो जानकारी होना चाहिए। अगर आप कहीं बात करेंगे तो लगना चाहिए कि आप आइकॉनिक एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस हैं। तो सिडबी का जो फॉर्मूला अर्थात फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना आपका वर्ष 1990 में की गई थी। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और यह बैंक जो है यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
IDBI पूर्ण स्वामित्व में से एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित की गई है। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखेंगे, इस दोनों के बारे में एक तरह से ही दोनों का क्या है तो एक रूप से संबंध है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम बताए हैं जो कि आपके से पूछा जाएगा। कहता है भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। देखिए हम बहुत बार बताए हैं आपको इसके बारे में, और अभी हम तुरंत आपको बोले हैं कि कल BPSC 69 को लेकर हम बजट जो है 2023-24 का पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको जाकर देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा यह क्या होंगे, तो यह आपका हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा में जो है यह आपको सर्वाधिक खर्च की बात की गई है। आगे चलते हैं, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की जो सबसे ठंडी जलधारा है यह कौन सा है, तो हमबोल्ट है। ठीक है, हमबोल्ट है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यह आपका कौन सा हो जाएंगे, जल्दी बताएं। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत जो है इसका हम बात कर ले तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत जो है यह धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपसे पूछ देगा कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि का दर जो है यह कितनी थी। तो याद रखना है 17.7% रही है। ठीक है, जो कि 2011 से अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या है यह आपका दशकीय वृद्धि में 17.7% रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से याद रखेंगे, और हम आपका जल्द ही जनसंख्या जो 2011 है इस पर एक क्लास ले लेंगे, क्योंकि अभी आपको जनसंख्या ही पूछे जाएंगे 2011 के ही इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि 2023 का जनसंख्या आने वाला था, लेकिन इस पे ब्रेक लगा दिए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना करवाया जा रहा था, तो हाई कोर्ट के द्वारा इस पर क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार का जो जनगणना है इस पर कार्य हो रही है। अब ये कब आएंगे यह अभी पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है। इसमें से मछली है, दूध है, मांस है, या फिर आपका अंडा है। तो कौन सा होंगे, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। ठीक है, दूध जो है ये सर्वाधिक यहाँ भारत में पाए जाते हैं और यह विश्व में अग्रणीय है, मतलब प्रथम है। कहता है इको मार्क क्या है। इको मार्क जो है यह क्या है, तो यह आपका पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नाम मित्र करने की योजना है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। निम्न में से कौन सी जो नदी है उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा बनाती है, तो वह और कोई नहीं आपका नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है यह आपका सबसे भारत के सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और अगर हम इसकी लंबाई की बात कर ले तो यह आपका 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इसका उद्गम जो है यह कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, जो कि इस प्रकार से याद रखेंगे। और भी हम नर्मदा नदी के बारे में कुछ आपको बता सकते हैं, लेकिन यह हम और भी बाद में डिस्कस करेंगे। कहता है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो यह कौन सा होंगे, जल्दी बता दीजिए। यह आपका होगा कन्याकुमारी। कहाँ है कन्याकुमारी, देख लीजिए आप सभी लोग कन्याकुमारी को। यही है कन्याकुमारी जो कि भारत मुख्य भूमि से दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और यह जो इंदिरा पॉइंट है यह क्या है, तो देखिए थोड़ा सा इस पर बता ही देते हैं, क्लास बड़ा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन देखिए भारत जो है यहाँ पे काल्पनिक रूप से क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि उत्तरी छोर में जो है यह क्या है, तो उत्तरी छोर में जो नाम है इसको क्या कहते हैं, तो एक आपका आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, एक आता है आपका इंदिरा पॉइंट, एक आता है आपका इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका दक्षिण में है और इंदिरा कॉल जो है ये आपका उत्तर में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। यह जो है एक काल्पनिक रेखा है भारत की अंतिम छोर का। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है।
कौन से इसमें से एक सम्मिलित नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर जल्दी से बता देंगे तो यह आपका होगा ऑप्शन ए नाथुला, जो कि क्या है, नाथुला जो दर्रा है, एक प्रकार से ये दर्रा है, याद रखेंगे, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह गलत है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नाथुला जो दर्रा है यह कहाँ पे है, तो यह सिक्किम में है, याद रखिएगा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बाकी सब सही है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दर्रा को। कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी जो तट रेखा है यह हम कई बार चर्चा किए हैं कि यह आपका किसका है, तो गुजरात है। गुजरात की अगर हम बात कर ले तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, आपसे पूछ देगा कुल लंबाई, तो आपको याद रखना है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम भारत की रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह भी आपसे पूछेगा कि कितने राज्य हैं। तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे, ये सब बेसिक है, जो कि भारत का भौगोलिक हो गया, बिहार का भौगोलिक हो गया, जिस चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हैं उस क्षेत्र का भौगोलिक संरचना आपके दिमाग में होना चाहिए। कहता है निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा जो है यह आपको कावेरी को कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, कावेरी को कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले एनसीईआरटी के अनुसार तो गोदावरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ हम आपको बता दिए हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कोई बोल देंगे कि गलत बता रहे हैं टीचर, तो देखिए हम यहाँ पे पहले ही आपको बता दिए हैं कि जो कावेरी है इसको माना गया है इसमें, लेकिन आपसे अगर एनसीईआरटी की अगर आधार पे हम बात कर लें तो यह आपको गोदावरी को माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो यह कौन सी फसल है, यह आपका मटर है, जो कि आपको याद रखना है मटर के बारे में। बढ़िए आगे, तो कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो कि बहुत आसान है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की हम बात कर ले तो आप 3, 4, 5, 6 कोई भी सोशल साइंस का बुक उठाइए, वहाँ पे आप मरुस्थल का चैप्टर होता है जिसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे बड़े मरुस्थल जो है यह आपका सहारा मरुस्थल है, सहारा डिजर्ट है। ठीक है, जो कि आपको इसका याद होना चाहिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जो कि नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें तो ये कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं, कितनी इसकी क्षेत्रफल है, तो ये आपका 3.6 मिलियन वर्ग में है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं और हम डेप्थ में बता रहे हैं। यकीन मानिए आप अगर बुक को लाइन बाय लाइन भी पढ़ते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इतना ही समझें साथी कि सेशन को शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। देखिए सब्सक्राइबर से मुझे मतलब नहीं है, पहला पॉइंट, व्यूवर से मतलब नहीं है, दूसरा पॉइंट, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। और मेरा उद्देश्य दूसरा है कि जिनको गलत सूचना मिल रहा है कम से कम उन तक मेरा सूचना जाए ताकि उनको सही नॉलेज, सही चीज़ मिले। देखिए यह आपके लिए शिक्षक भर्ती जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए, क्योंकि आपके दर्द को सब लोग नहीं समझ पाएंगे। यह 4 वर्षों के बाद यह शिक्षक भर्ती आया है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर से कंपटीशन भी है और पता नहीं फिर बिहार सरकार के द्वारा यह कब दिया जाएगा वैकेंसी। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं तो अभी शिक्षक भर्ती को ही दे रहे हैं आपके लिए। लगातार हमको कमेंट आ रहा है साथी कि बिहार कांस्टेबल का भी क्लास स्टार्ट कीजिए, बिहार दरोगा क्लास स्टार्ट कीजिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अकेले हर चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो बस प्रयास यही कीजिए कि आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, थोड़ा परिवार बड़ा कीजिए, अन्यथा मुझे दूसरे फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। कहता है ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से किस एक देश में पप्पास घास के मैदान स्थित है। पप्पास घास के जो मैदान है या किस क्षेत्र में स्थित है, जल्दी बता दीजिए, किस देश में पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होंगे वह आपका क्या होगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका होगा अर्जेंटीना, याद रखेंगे। पप्पास घास का मैदान जो है यह आपका अर्जेंटीना के व्यूसन आर्यन या फिर हम कह लें पप्पास सांता के कोरबोंडा प्रांत में विस्तृत है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एकदम आपको हम इतना डेप्थ में बता दिए हैं यहाँ पे कि आप अर्जेंटीना जाएं तो वहाँ पे घूम सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। जल्दी से बता दीजिए जैव विविधता का मतलब क्या होता है।
तो अलग अलग जैवों में अलग अलग विविधताएं जो पाई जाती है इसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, कई बार बताया गया यह प्रश्न है, तो यह आपका क्या होंगे, जल्दी बताए तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह होंगे। ठीक है, जो कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था यह भी आपको जानना चाहिए। तो यह आपका नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया था? 1988 में। 1988 में किनके द्वारा किया जाता है? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में देशों की जो संख्या है यह सबसे अधिकतम है? तो हम कल भी बताए हैं कि अपने जो है 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक और सबसे बड़ी जो महाद्वीप है यह तो आपका क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो आपका एशिया है। लेकिन अगर हम देशों की संख्या के आधार पर हम बात कर ले तो आपका अफ्रीका है, जहाँ पे कुल 54 देश हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर ले तो आपका यूरोप आता है, जहाँ पे 48 हैं। एशिया जहाँ पे, एक सेकंड साथी, यूरोप जहाँ पे आपका 49 है। एशिया में अगर बात कर ले तो यहाँ पे 48 है। और अपना जो भारत है यह एक एशिया का ही क्या है तो हिस्सा है। उसके बाद हम उत्तरी अमेरिका की बात कर ले, 23 है। दक्षिणी अमेरिका में 12 है। ओशियाना में आपका 14 है। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो पारिस्थितिक जो मित्र है इसमें कौन नहीं है? तो यूकोलिप्टस है। यूकोलिप्टस जो है ये आपका पारिस्थितिक मित्र नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित ऊर्जा में कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जैविक जो ऊर्जा है यह कौन सी है? तो यह आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से आपका यह अंतिम प्रश्न है जीएस का, जो कि कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय उत्पन्न जो करने वाला प्रदूषण है यह आपका कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इस तरह से देखिए, हाइड्रोजन जो है यह हवा में चलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, याद रखेंगे। और इस प्रक्रिया में हम ऊर्जा की मात्रा अगर बात कर ले तो यह आपका 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। यह सब आप लोग डाटा याद रखिएगा। हमारा प्रयास है कि हम चीज़ों को समझाएं। ठीक है, तो यह आपका होता है समाप्त। कैसा लगा सेट टेस्ट सीरीज आपका 4 ये आप लोग बताइएगा, या प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कैसा लगा जरूर बताएंगे। साथ ही और विनती है आप सबसे कि आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। अंतिम रूप से आपसे विनती कर रहे हैं कि सेशन को शेयर कर दीजिए। लक्ष्य इतना है कि अपना परिवार बड़ा हो, ताकि बेहतर से बेहतर विकल्प, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए और भी अवेलेबल करवाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।